Good morning, students and my dear friends. I am Dr. Shalini Shukla, and today is 18th of April 2022, Monday. Motivation of the day is you defined your own life. Don't let other people write your script. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करने वाले हैं जहाँ पर हम रीसेंट टैक्स रीअसेसमेंट रेजीम को लेकर के जो चेंजेस हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। फेमा रूल्स में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल में जो प्रोबेबल डिसीजन होने वाले हैं उस न्यूज़ को भी कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ अदर न्यूज़ क्लिप्स भी हम शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे जहां पर हम स्किल गेम इंडस्ट्री पर कुछ रेगुलेशंस को लेकर के गवर्नमेंट पॉन्डर कर रही है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पॉवर्टी को लेकर जो इंडिया में रिडक्शन हुआ है एज पर द वर्ल्ड बैंक उस न्यूज़ को भी कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट वी विल ऑल्सो डिस्कस द एनर्जी क्राइसिस एंड न्यू SIP रजिस्ट्रेशन सर्च इन इंडिया। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। बिग अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर मे लीड टू IT रिव्यू। इस साल के बजट सेशन में टैक्स रीअसेसमेंट को लेकर के गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस प्रपोज किए थे और एज पर दोज प्रोविजंस न्यू प्रोविजंस वो सारे चेंजेस अप्रैल 1 से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और इसी को लेकर के जो क्लाइंट्स हैं टैक्स पेयर्स हैं दे आर एक्चुअली आस्किंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द टैक्स कंसल्टेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अबाउट द न्यू रीअसेसमेंट रिजीम। क्योंकि रीअसेसमेंट रेजिम को लेकर के कॉरपोरेट और इंडिविजुअल्स दोनों ही सेक्शन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। बट एज पर द रीसेंट चेंजेस टैक्स experts are actually apprehending that these types of amendments may lead to income tax department sending out more notices to individual as well as the corporates। क्योंकि पहले जो रीअसेसमेंट रेजीम था जो टैक्स रेजीम था उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स पेयर्स थे अगर वो कोई इनकम मिस रिपोर्ट करते थे या अंडर रिपोर्ट करते थे इनकम माइंडेड स्टूडेंट है द वर्ड इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसको लेकर के जो टैक्स डिपार्टमेंट था इनकम या असेट्स जो कि अंडर रिपोर्ट होती थी या मिस रिपोर्ट होती थी या रिपोर्ट नहीं करते थे अपने डिक्लेरेशन फॉर्म में उसको लेकर के IT डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस सेंड करता था। बट एज पर द रीसेंट प्रोविजंस और द न्यू प्रोविजंस नाउ if the department gathers any evidences that the taxpayers had unexplained expenditure, अब केवल assets और income ही नहीं, अगर टैक्स पेयर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहा है अनएक्सप्लेन्ड बिग एक्सपेंडिचर है इन दैट केस द IT डिपार्टमेंट कैन सेंड हिम और हर अ नोटिस सीकिंग एन एक्सप्लेनेशन कि अगर आपके पास इनकम नहीं है असेट नहीं है तो आपने इतना बड़ा एक्सपेंडिचर कैसे किया। तो अब एक्सपेंडिचर को ले करके भी एक्सपेंडिचर के एविडेंसेस के बेसिस पर भी जो अथॉरिटीज़ हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं वो इंडिविजुअल और कॉरपोरेट हाउसेस को नोटिसेस सेंड कर सकते हैं। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स व्हाट? इट इंक्लूड्स द मनी स्पेंड ऑन बिग इवेंट्स, एक्सपेंसिव असेट्स एंड मेनी अदर स्प्लर्जिंग। और इस तरह के किसी भी अनएक्सप्लेन एंट्री को ले करके जो IT डिपार्टमेंट है वो नोटिस सर्व कर सकता है फॉर सेकिंग मोर क्लैरिफिकेशन ऑन दैट पर्टिकुलर अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर कि आपने वो एक्सपेंडिचर कहाँ से किया उसके लिए आपके पास कहाँ से पैसा आया। फॉर एग्जाम्पल लोन दैट वर अवेल्ड एंड रीपेड विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो कई बार ऐसा होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बचने के लिए उसके नोटिस से बचने के लिए इंडिविजुअल किसी असेट्स को एक्वायर करने के लिए फॉर इंडिकेटिव पर्पस लोन ले लेते हैं और बहुत जल्द ही उस लोन को पूरा कर देते हैं। तो अगर कोई लोन विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन में ही वो पूरा हो गया है इन दैट केस IT डिपार्टमेंट कैन सिंपली आस्क कि पहले तो आपके पास उस असेट को लेने के लिए पैसे नहीं थे उसके लिए आपने लोन लिया और लोन आपने इतनी जल्दी कैसे पूरा कर दिया। तो व्हाट इज़ द एक्चुअल सोर्स ऑफ इनकम फॉर दैट अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर और अनएक्सप्लेन्ड एंट्री इन द बुक। तो फाइनेंस बिल 2022 के तहत जितने भी नए प्रोविजंस हैं न्यू रिजीम जो कि रीअसेसमेंट टैक्स रीअसेसमेंट को लेकर के हैं वो 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। इसके अलावा एक तो ये अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर को लेकर के जो प्रोविज़न है इसको लेकर के बहुत हो हल्ला है। इसके अलावा जो पास्ट ईयर असेसमेंट्स का जो पास्ट ईयर के जो कुछ असेसमेंट्स होते हैं उनको रीओपन करने का जो टाइम पीरियड था जो थ्रेशोल्ड था वो 3 साल था, उसको जो कि पहले 6 साल था उसको डिक्रीज़ करके 3 साल कर दिया गया। इसका मतलब अब केवल और केवल पिछले 3 साल से रिलेटेड जो असेसमेंट्स
इश्यूज़ हैं उनको ही केवल रीओपन कर सकती है टैक्स अथॉरिटीज़, टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि पहले 6 साल का था। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव अगर कोई नोटिस सर्व करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो पहले 6 साल का टाइम पीरियड था। पिछले 6 साल के पास्ट ईयर के असेसमेंट्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रीओपन कर सकता था, बट अब इस 6 साल की लिमिट को या थ्रेशोल्ड को डिक्रीज करके 3 साल कर दिया गया है। सो इन केस द इनकम दैट एस्केप्ड assessment was above 50 lakhs, the department could go back up to the 10 years। अगर जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो बड़ा है, 50 लाख से ऊपर का है, इन दैट केस पिछले 10 सालों के जो पास्ट ईयर असेसमेंट्स हैं उनको रीओपन कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो अगर 50 लाख से कम का है तो 3 साल की लिमिट, अगर 50 लाख से ऊपर का स्केप है इन दैट केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ द पावर टू गो बैक अप टू 10 ईयर्स। मतलब पिछले 10 सालों का बही खाता ओपन कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर जो इनकम स्केप है, जो असेसमेंट है वो 50 लाख से ऊपर का जा रहा है। तो पिछले 10 सालों में इंडिविजुअल या कॉरपोरेट के जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, असेट्स हैं, उन सब का इनकम जो रही उन सब को दोबारा से रीअसेस कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन केस ऑफ 50 lakhs limit. So these are the few changes, the important changes that has been proposed into the budget session और जो कि अप्रैल 1 से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। और इसी को लेकर के जो क्लाइंट्स हैं, इंडिविजुअल कॉरपोरेट्स, दे आर वेरी अनक्लियर, अनसर्टन, जिसको लेकर के टैक्स कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट चेंजेस। 2-3 चेंजेस हमने डिस्कस किए हैं, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट अमेंड्स FEMA रूल्स अलाउड 20% FDI इन LIC अहेड ऑफ इट्स लिस्टिंग। जैसा कि हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि LIC का जो IPO था वो मार्च में आने वाला था, बट बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड मार्केट क्रैश, वो जो LIC का मार्च में IPO आना था वो पोस्टपोन हो गया था। और फिर हमने डिस्कस किया कि अप्रैल में गवर्नमेंट इज़ ऑल सेट टू ब्रिंग दैट पर्टिकुलर LIC IPO, और उसके लिए रिसेंटली 60 एंकर इन्वेस्टर जो हैं गवर्नमेंट ने वो अप्रूव किए हैं। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने LIC के IPO में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA में चेंजेस किए हैं, जिससे कि जो लीगल हर्डल्स थे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के LIC में पार्टिसिपेट करने के वो रिमूव हो जाए। तो गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड द रूल रिलेटेड टू FEMA जस्ट टू पेव द वे फॉर 20% FDI in case of LIC IPO। फरवरी में ड्राफ्ट रेड हेडिंग प्रॉस्पेक्ट गवर्नमेंट ने सेबी में फाइल किया था, सेबी से उसको अप्रूवल मिल चुका है, जहां पर गवर्नमेंट LIC का अपना 5% का जो स्टेक है उसको बेचने जा रही है। और मार्च में चूंकि आने वाला था, अप्रैल में डिले हो गया है, और इसी को लेकर के अब गवर्नमेंट पूरी तरीके से तैयार है कि अप्रैल में LIC का IPO, लास्ट अप्रैल तक LIC का IPO आ जाएगा, और इसीलिए FEMA के रूल्स में चेंजेस किए गए हैं। फॉलोइंग द कैबिनेट अप्रूवल, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, that is DPIIT, on March 14 had amended the foreign direct investment policy just to facilitate the overseas investment into this LIC IPO, और अब FEMA में भी चेंजेस ला दिए गए हैं। तो FDI पॉलिसी में चेंज के बाद FEMA में चेंज लाया गया, जिससे कि जो भी लीगल हर्डल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स थे, या जो भी पॉलिसी रिलेटेड हर्डल्स थे ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इनटू द शेयर ऑफ LIC, वो सारे अब रिमूव हो चुके हैं। एंड एज पर द recent amendments, now 20% FDI in LIC through automatic route. Mind it student, 20% FDI in LIC through automatic route is allowed. It means no prior government approval is required. Since foreign inflow ceiling for public sector banks is 20% under the government approval route according to the present FDI policy. तो पहले भी 20% ही लिमिट थी, but that was थ्रू गवर्नमेंट अप्रूवल, बट अब उसको ऑटोमेटिक रूट से कर दिया गया है।
and it has been decided to allow foreign investment up to 20% in LIC and other such corporate bodies। और इस रूल के बाद सिर्फ LIC ही नहीं, और भी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कॉरपोरेट बॉडीज़ हैं, उनमें 20% FDI अलाउ होगा थ्रू ऑटोमेटिक रूट, मोर स्पेसिफिकली कॉरपोरेट बॉडीज़, क्योंकि LIC एक कॉरपोरेशन है। तो अब गवर्नमेंट LIC का IPO लाने वाली है फॉर सेलिंग इट्स 5% स्टेक इन LIC फॉर एन एस्टिमेटेड 63,000 करोड़। एंड इफ यू रिमेंबर द एम्बेडेड वैल्यू ऑफ LIC इज 5.4 ट्रिलियन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मार्केट वैल्यू लिख करके बताइए। 5.4 ट्रिलियन एम्बेडेड वैल्यू है, जिसको हमने डिस्कस किया था जब इसकी वैल्यूएशन हुआ था। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये तो एम्बेडेड वैल्यू है, मार्केट वैल्यू से कई गुना ज़्यादा आएगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यूएशन ऑफ द LIC एज पर द 5.4 ट्रिलियन एम्बेडेड वैल्यू। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 5 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। GST काउंसिल लाइकली टू डू अवे विथ 5% रेट स्लैब। तो इंडिया में जब GST रिजीम आया था तो उसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट पर्पस था, ऑब्जेक्ट था, वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम था, स्पेसिफिकली इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम को सिंप्लीफाई करना, क्योंकि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि अप्लाई होते थे गुड्स एंड सर्विसेज में, जिसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। तो GST इसीलिए लाया गया था कि सिंप्लीफिकेशन हो सके टैक्सेशन सिस्टम का, जिससे कि कंप्लाइंसेस बढ़े। लेकिन जब GST आया था तो जिस तरह से 5 स्लैब्स लाए गए थे, उसके बाद से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था कि GST का जो होल सोल पर्पस है सिंप्लीफिकेशन, वो कहीं ना कहीं हॉल्ट हो रहा, क्योंकि ऑलरेडी 5 टैक्स स्लैब्स हैं। इसके अलावा IGST, CGST, SGST, UGST तरह के बहुत सारे और भी कैटेगराइजेशन थे उस रूल में। तो और इसके बाद से कंटिन्यूसली ये डिमांड उठ रही थी कि जो स्लैब्स हैं, 5 स्लैब्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 18 प्लस सरचार्ज, इन स्लैब्स को मर्ज किया जाए। हालांकि गवर्नमेंट का अपना आर्ग्यूमेंट था कि इंडिया इज़ अ हाईली डाइवर्सिफाइड कंट्री, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है, तो वहाँ पर एक टैक्स स्लैब से 2 टैक्स स्लैब्स जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे, इक्विटी या इक्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे। दैट इज़ वाई ये 5 स्लैब्स जो थे वो रिक्वायर्ड थे। हालांकि जो एक्सपर्ट्स थे, टैक्स के एक्सपर्ट्स थे, वो कंटिन्यूसली इस बात की डिमांड कर रहे थे, इंडस्ट्री इस बात की डिमांड कर रही थी कि टैक्स स्लैब्स का और सिंप्लीफिकेशन किया जाए। तो अब जो GST की जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है, उसमें ये प्रपोजल फिर से रखा जाएगा, जहां पर 5% का जो टैक्स स्लैब्स है उसको डन अवे करने की बात या डू अवे करने की बात करी जाएगी। So into the upcoming next month meeting, the proposals to do away with 5% tax slabs by moving some goods of mass consumption to 3% and remaining to 8% category। अब इसके पीछे एक तो टैक्स सिंप्लीफिकेशन का भी लॉजिक था, बट यहाँ पर तो 5 से बढ़ा करके 2 टैक्स स्लैब्स किए जा रहे हैं। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि GST में एक प्रोविज़न था जहाँ पर सेंटर गवर्नमेंट ने स्टेट्स को कन्विंस किया था कि अगर आप GST अप्लाई करते हैं, GST में सपोर्ट करते हैं, तो हम आपको 3 सालों तक जो भी लॉस होगा GST के थ्रू, GST टैक्सेशन के वजह से जो भी आपको रिवेन्यू लॉस होगा, टैक्स कलेक्शन में जो भी रिवेन्यू लॉस होगा, उस रिवेन्यू लॉस को हम कॉम्पनसेट करेंगे। और फाइनेंशियल ईयर 22 में वो 3 साल का जो पीरियड था वो ओवर हो गया है। हालांकि स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि इसको और 5 साल एक्सटेंड कर दिया जाए। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट इसके मूड में नहीं है, इसीलिए स्टेट की कंप्लेन है कि जो उनका रिवेन्यू है वो GST की वजह से कम हुआ है। इससे पहले उनका रिवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा होता था। तो इसी इशू को लेकर के जो स्टेट्स हैं उन्होंने कहा है कि आप पहले जो 5% का टैक्स स्लैब है उसको क्लासीफाई करिए 3% और 8% में, जहाँ की 5% टैक्स को रिमूव करने की बात हो रही है। तब इसको लेकर के, इसको हटा करके 2 और स्लैब्स लाए जा रहे हैं जस्ट टू सपोर्ट द स्टेट्स की उनका जो रिवेन्यू है वो हॉल्ट ना करे, रिवेन्यू जो है वो इम्पैक्ट ना करे। अब चूंकि सेंटर का जो कॉम्पनसेशन का टाइम पीरियड था वो भी ख़त्म हो चुका है, तो स्टेट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन सेंटर फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पनसेशन। तो इसको लेकर के ये 5% के टैक्स स्लैब्स को हटा करके 3 और 8% का टैक्स स्लैब्स करने की बात हो रही है। करंटली GST में अगर हम 0% को टैक्स स्लैब्स ना माने तो 4 टैक्स स्लैब हैं, 5, 12, 18 और 28। हालांकि 28 प्लस सरचार्ज भी किसी किसी तरह के सिन गुड्स में लगता है, बट जो इफ़ेक्टिव अगर हम बोलें, कई लोग 0% को कोई टैक्स स्लैब्स नहीं मानते, कई एक्सपर्ट, तो 4 टैक्स स्लैब्स हैं
और कई बार एक्सपर्ट्स ये डिमांड करते हैं कि 5 और 12 का जो टैक्स स्लैब्स है इसको मर्ज कर देना चाहिए। हालांकि अब फिलहाल के लिए जो डिमांड उठ रही है वो स्टेट्स के कॉम्पनसेशन को लेकर के उठ रही है, जहाँ पर स्टेट्स ये कह रहे हैं कि 5% टैक्स की वजह से स्टेट्स के रिवेन्यू जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो 5% के टैक्स स्लैब्स को रिमूव करके 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा रहा है, 3% और 8%। जो मास कंजप्शन है, जो गुड्स जो मास कंज्यूम करती है उसको 3% के टैक्स स्लैब में, जिससे कि ज़्यादा नुकसान पॉवर्टी लाइन या जो बिलो पॉवर्टी लाइन के इंडिविजुअल्स हैं या जो हाउस होल्ड्स हैं उनको ना हो, और जो लेस कंजप्शन वाले उनको 8%, जिससे कि स्टेट्स का रिवेन्यू इंक्रीज हो। तो फिलहाल के लिए 4 टैक्स स्लैब से उठ करके 5 या 6 टैक्स स्लैब्स में आना जीएसटी का जो वेरी ओन पर्पस है उसको फिर से हॉल्ट करेगा। हालांकि अगर बात करें, कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज हैं जहां पर इन 4 टैक्स स्लैब्स के अलावा भी एक डिफरेंट और एक अलग तरह का टैक्स लगता है, जीएसटी टैक्स लगता है अलग परसेंटेज का। वो है गुड्स related to golds and gold jewelries. So gold and gold jewelries attract 3% tax. In addition, there is an exemption list also, जो यहाँ पर 0% का टैक्स स्लैब होता है। तो बहुत सारे टैक्स स्लैब्स हो रहे हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, 28% प्लस सरचार्ज, देन 3%। अब जो प्रपोज्ड है वो 3 और 8% और एक टैक्स स्लैब आ रहा है। तो जीएसटी जो सिंप्लीफिकेशन के लिए लाया गया था, तो ये कहीं ना कहीं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में फेल हो रहा है। हालांकि दोनों ही साइड के रिवेन्यू आर्ग्यूमेंट्स हैं कि 5% को 3 या 8% में कन्वर्ट किया जाए या 5 और 12 को मर्ज कर दिया जाए। लेट्स सी जीएसटी काउंसिल इस बार क्या डिसीजन लेती है 5% के टैक्स स्लैब को लेकर के। सोर्सेज सेड दैट डिस्कशन आर ऑन टू रेज द 5% टैक्स स्लैब्स टू ईदर 7%, 8% और 9%। तो ये भी हो सकता है कि 3 और 8 में डिवाइड ना करके 5% को सीधे सीधे बढ़ा दिया जाए। तो 5% का जो टैक्स स्लैब्स है उसको 12 से मर्ज किया जाता है, या 5% को 3 और 8 में कैटेगराइज किया जाता है, या 5% को सिर्फ और सिर्फ 7, 8 या 9 में इंक्रीज कर दिया जाता है। ये अभी नेक्स्ट जो मीटिंग है जीएसटी काउंसिल की उसमें डिसाइड होगा। अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन, एवरी 1% इंक्रीज इन 5% स्लैब which mainly includes the packaged food items would roughly yield an additional revenue of 50,000 crore annually to the states. तो ये डिफरेंस होगा। अगर 1% टैक्स स्लैब बढ़ता है, 5% में 1% इंक्रीज किया था, तो उससे जो रिवेन्यू जनरेशन होगा वो 50,000 करोड़ का होगा। और 5% के टैक्स स्लैब में जो सबसे इंपॉर्टेंट गुड्स आते हैं वो आते हैं पैकेज फूड आइटम। सो लेट्स सी जीएसटी काउंसिल क्या क्या ऑप्शंस लेकर चलती है और फाइनली क्या डिसीजन लेकर के आती है। गवर्नमेंट के पास ये भी ऑप्शन है कि जो 8% के टैक्स स्लैब्स में जो आइटम्स आ रहे हैं उनको रिड्यूस करके 5% के टैक्स स्लैब्स में भी ला दिया जाए। तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जीएसटी काउंसिल के पास। फिलहाल के लिए जीएसटी काउंसिल क्या डिसीजन लेगी ये नेक्स्ट मंथ ही देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। गवर्नमेंट प्लान्स रेगुलेटर्स फॉर स्किल गेमिंग इंडस्ट्री। ऑनलाइन स्किल गेम्स जो हैं रिसेंटली उनको रिकॉग्नाइज भी किया गया और उसको लेकर के अब जो गवर्नमेंट है एक प्रपोजल पर कंसीडरेशन कर रही है, प्रपोजल प्रिपेयर कर रही है, जिससे कि सो कॉल्ड स्किल गेमिंग इंडस्ट्री, जो स्किल गेमिंग ऑनलाइन गेम्स एप्लीकेशंस हैं उनको रेगुलेट किया जाए। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया कि जितने भी जो ऑनलाइन स्किल गेमिंग एप्लीकेशंस हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें कहीं ना कहीं मनी या डिफरेंट टाइप्स की गैम्बलिंग इन्वॉल्व होती है, और कहीं ना कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़ भी यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं कि जो पैसा आ रहा है वो वेरिफिकेशन से नहीं आता, जो इंडिविजुअल्स पैसा लगा रहे हैं पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है। तो बहुत सारे केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, और इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि अब इस इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जाए। द इंडस्ट्री इज़ इन सपोर्ट ऑफ एनी सच मूव, claiming it would remove uncertainty around the sector and also boost the investment. तो जो इंडस्ट्री है स्किल गेम ऑनलाइन गेमिंग की, वो भी ये बात कह रही है कि गवर्नमेंट किसी भी तरह के रेगुलेशन लाएगी तो उसको इंडस्ट्री एक्सेप्ट करेगी। क्यों? क्योंकि उस रेगुलेशन से जो अनसर्टनिटी है स्किल गेमिंग एप्लीकेशन या स्किल गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर के वो रिमूव होगी, और अगर अनसर्टनिटी रिमूव होगी तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट जो है वो बूस्ट करेगा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, और पार्टिसिपेशन और कंज्यूमर बेस भी इंक्रीज करेगा। तो इंडस्ट्री इज ऑल रेडी फॉर प्रोवाइडिंग सेफ गार्ड प्लेयर इंटरेस्ट, और इसके लिए गवर्नमेंट भी अब जो है वो प्रपोजल प्रिपेयर कर रही है कि जो भी स्किल गेमिंग इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट किया जाए, जैसे कि जो मनी
लॉन्ड्रिंग जैसे जो केसेस देखने को मिल रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे जो केसेस देखने को मिल रहे हैं, वो रिड्यूस हो सके, उनका प्रॉपर ट्रैक किया जा सके। तो KYC नॉर्म्स और अदर तरह के रेगुलेशंस, फंडिंग, इन सब मार्केट साइज, इन सबको लेकर के गवर्नमेंट अब प्रपोजल तैयार कर रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया fell sharply in 2011-19 WB paper. So as per the working paper of World Bank, WB stands for World Bank, extreme poverty in India declined by 12.3% to 10.2% in 2019 from 22.5% in 2011. सो 2011 में 22.5% जो पॉवर्टी थी वो रिड्यूस होकर के 10.2% आ गई है फाइनेंशियल ईयर 2019 में। तो 2011 से लेकर के 2019 के बीच में 12.3% का फॉल देखने को मिला इन इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी रेशियो। और एज पर दिस पेपर, जो वर्ल्ड बैंक का वर्किंग पेपर है, उसके अकॉर्डिंग रूरल पॉवर्टी में ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिला इन कंपैरिजन टू द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में अगर पॉवर्टी रिडक्शन देखें सेम पीरियड मतलब 2011 से लेकर 2019 के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो रूरल एरिया में ज़्यादा पॉवर्टी रिडक्शन देखने को मिला इन कंपैरिजन टू अर्बन एरिया। And as per the data, the rural extreme poverty dropped by 14.7% point during this period, whereas urban deep poverty fell by 7.9% only. The rural poverty 14.7, urban 7.9. हालांकि बीच बीच के कुछ सालों में अगर 2016 की बात करें या कुछ बीच बीच के कुछ टाइम पीरियड देखें तो उसमें दोनों ही केस में अर्बन पॉवर्टी और रूरल पॉवर्टी में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज देखने को मिला। बट अगर हम लॉन्ग टर्म कंपैरिजन करें 2011 से 2019 के बीच में, तो इंडिया में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी का रेट है वो रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। दिस इज द ग्राफ, यू कैन have a look at. So this dark blue bar indicates the extreme poverty rate in India as per the World Bank study, and the sky blue bar indicates the extreme poverty rate in India if food transferred are factored in as per the IMF पेपर। और दोनों के ही अकॉर्डिंग पॉवर्टी में रिडक्शन देखने को मिला है 2011 से लेकर 2019 के पीरियड के बीच में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अनसर्टेनिटी ओवर RIL डील ड्रोव FRL लेंडर्स टू IBC। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि जो फ्यूचर ग्रुप है उसका जो प्राइम लेंडर है, कौन प्राइम लेंडर है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। तो फ्यूचर ग्रुप के जो प्राइम लेंडर्स है, जो कंसोर्शियम था, वो NCLT मूव कर दिया था जस्ट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ FRL और फ्यूचर ग्रुप। क्यों? क्योंकि जो FRL और RIL की डील हुई थी, FRL और IRL की जो RIL रिलायंस की जो फ्यूचर और रिलायंस की जो डील हुई थी, वो डील अभी तक एक्चुअलाइज नहीं हो पाई है बिकॉज ऑफ द अमेजोन बहुत सारा जो केसेस को लेकर के जो लिटिगेशन पेंडिंग है उसकी वजह से फ्यूचर रिटेल और रिलायंस की जो डील हुई थी वो मैटेरियलाइज नहीं हो पाई। और इसीलिए इस डील की अनसर्टनिटी को लेकर के जो कंसोर्शियम था जिसने फ्यूचर ग्रुप को लेंडिंग करी थी वो NCLT मूव कर गया था फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट फ्यूचर ग्रुप। While the lenders were preparing for taking future retails to the bankruptcy court, the protracted litigation and the uncertainty on a deal with the Reliance Industry nudged them into immediate action under the Insolvency and Bankruptcy Code. सो लेट्स सी फाइनली क्या होता है। जो फ्यूचर ग्रुप के जो लेंडर्स हैं क्या वो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करवा पाएंगे या उससे पहले RIL और जो फ्यूचर की डील हुई थी वो मैटेरियलाइज हो जाएगी। अमेजोन से जो इशू चल रहे हैं इस पर्टिकुलर डील को लेकर के वो रिजॉल्व होते हैं या नहीं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। पावर इंजीनियर्स वॉर्न ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन 12 स्टेट्स, सीक गवर्नमेंट एक्शन। कई न्यूज़ में पिछले हमने डिस्कस भी किया कि पावर क्राइसिस का जो इशू है वो फिर से जनरेट हो रहा है। एनर्जी क्राइसिस का जो इशू है वो फिर से जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिप्लीटिंग कोल इन्वेंट्री
इन डोमेस्टिक थर्मल पावर प्लांट्स, और उसको लेकर के रेलवे मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री सब एक्शन मोड में है। हालांकि पावर इंजीनियर्स जो हैं उनका ये कहना है कि जो गवर्नमेंट ने रीसेंट ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, टोलिंग को लेकर के, ब्लेंडिंग को लेकर के जो मेजर्स लिए हैं, दे आर दैट मेजर्स आर नॉट एक्चुअली सफिशिएंट। और जिस तरीके से गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर इशू को इग्नोर कर रही है, 12 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर जून या जुलाई के मंथ में पावर क्राइसिस देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन, द पावर क्राइसिस वुड वर्सन ओनिंग टू लो कोल स्टॉक टू फायर थर्मल पावर यूनिट्स। और इस कोल शॉर्टेज की वजह से 12 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर पावर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल सकती है एज पर दिस पर्टिकुलर फेडरेशन। और उसके लिए गवर्नमेंट को बोला कि गवर्नमेंट इमीडिएटली एक्शन ले जस्ट टू इंश्योर द प्रॉपर कोल सप्लाई टू ऑल थर्मल पावर स्टेशंस, and whatever arrangements are required related to wagon and racks, government should immediately do all those arrangements। क्योंकि जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस उसकी वजह से जो प्राइस है इंपोर्टेड कोल के वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता। नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर गवर्नमेंट टू टेक द एक्शन फॉर अनफोर्सीन एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। न्यू SIP रजिस्ट्रेशन सर्ज 88% टू 26.6 मिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 22। सो फाइनेंशियल ईयर 22 में अप्रॉक्सीमेटली 26.6 मिलियन नए SIP के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो पिछले साल से 88% ज़्यादा हैं। और कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि इस समय मार्केट में, रियल स्टेट में, शेयर मार्केट में जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन है, रिटेल पार्टिसिपेशन है, वो इंक्रीज कर रहा है। एज पर द रीसेंट डेटा पब्लिश्ड बाय एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इस फाइनेंशियल ईयर में, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है फाइनेंशियल ईयर 22, इसमें SIP रजिस्ट्रेशन में 88% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और 26.6 मिलियन के नए जो SIP रजिस्ट्रेशन हैं वो हुए हैं। और जो इंडस्ट्री ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि सिंपली जो रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है इक्विटी और डेट फंड्स में या शेयर मार्केट में, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इन्वेस्टर्स अवेयरनेस ऑफ इक्विटी फंड एंड एन इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस have led to an uninterrupted participation in SIP। तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हुए हैं। इन्वेस्टर्स की जो अवेयरनेस है इक्विटी फंड्स को लेकर के, शेयर मार्केट को लेकर के, वो भी इंक्रीज हो रही है। एडवर्टीजमेंट कंपनी के जो एफर्ट्स हैं उन सब की वजह से जो इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, मोर स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन है, वो इंक्रीज हो रहा है सिग्निफिकेंटली। And this is the month-wise distribution of SIP registration. So at an average, 2.2 million new SIP were opened each month in financial year 22। यानी फाइनेंशियल ईयर 22 के हर महीने एवरेज 2.2 मिलियंस नए SIP रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में 26.6 मिलियन न्यू SIP रजिस्ट्रेशन पिछले साल से 88% ज़्यादा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.